Hello everyone, this is Shachi Tannan. Welcome to my channel Crack Chemistry. आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11 का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शंस पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। फॉर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर प्लीज चेक द आई बटन। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स। स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम दो मेथड्स को यूज करते हैं। पहली मेथड जो है बेस्ड है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, और दूसरी मेथड में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देते हैं। उनमें से एक हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरी हाफ रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होता है। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को हम फॉलोइंग स्टेप्स की हेल्प से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। स्केलेटल इक्वेशन हमारी होती है जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है, और स्केलेटल इक्वेशन में हम सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम हर एक एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे वो एटम्स जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा होता है। इसके लिए हमें दो एटम्स मिलेंगे। पहले एटम में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है, तो इस एटम का ऑक्सीडेशन होता है और ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और दूसरा एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है, तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हर एक एटम के लिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा होता है। और एक चीज हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि अगर एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें टोटल इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता करना पड़ेगा। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज जो है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग द चेंज। हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इक्वेट कर देंगे। ऐसा करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हमारे जितने भी एटम्स हैं उन सभी को बैलेंस कर लेंगे। फाइनली हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना डिपेंड करता है कि हमारे रिएक्शन का मीडियम क्या है, क्योंकि हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। और एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है जो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब जो स्टेप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको हम अप्लाई करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। हमारा पहला एग्जाम्पल है कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अ ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड and the solution turns blue. The equation may be written as, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन नहीं भी दे सकते हैं, तो वहां पर आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है। और स्केलेटल इक्वेशन से हमारा मतलब होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमें उन सभी को लिखना है। तो हमने पहला स्टेप तो अब हम अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं स्केलेटल इक्वेशन को लिखते हुए। तो हमारी स्केलेटल इक्वेशन में है कॉपर Cu plus NO3 minus gives NO2 plus Cu2 plus। तो नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO3 माइनस में +5 है, ऑक्सीजन का -2 है।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में NO2 में +4 है, ऑक्सीजन का -2 ही है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर Cu2 प्लस में +2 है। तो अगर हम इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो एटम जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो हम देखेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 0 से +2 में, इंक्रीज हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 में डिक्रीज हो रहा है। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है बाय 1 पर एटम। इसका मतलब नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम आगे के स्टेप्स में और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो स्टेप थर्ड में हम देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0 से हो गया +2। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रेट आयन में जो +5 था उससे डिक्रीज होकर के हो गया +4। सो नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकालेंगे। मतलब हमारा हुआ कि हर एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, और रिड्यूस हो रहा है तो कितना रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 था, 0 से बढ़ के हो गया +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम्स। इसी तरह से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 पर एटम। अब हमें क्या करना है, इस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करने के लिए हमें एक सुटेबल नंबर चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम और नाइट्रेट आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 पर एटम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ रहा था, हम नाइट्रेट आयन को वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड कॉपर को वी विल मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये चीज अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखने जा रहे हैं। हमने नाइट्रेट आयन को 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उन सभी को बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में केवल 1 है। कॉपर हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट साइड में NO2 के पहले 2 लगा देंगे। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। Cu + 2NO3- gives 2NO2 + Cu2+। अब हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन का मीडियम क्या है। चूंकि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। हम वो साइड जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, वहां पर हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास है 6 ऑक्सीजन एटम्स और प्रोडक्ट साइड में है हमारे पास केवल 4 ऑक्सीजन एटम्स। सो इसका मतलब हम प्रोडक्ट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको शो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बनता है, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा हाइड्रोजन अभी अनबैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन हैं उतने हम प्रोटॉन ऐड कर देंगे उस साइड में जो कि हाइड्रोजन में डेफिशिएंट है। सो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में 4H+ ऐड कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन हो गई है बैलेंस। एक यहाँ पर और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है तो हमें
हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड में चार्ज हमारा इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2NO3 माइनस के पास हो गया 2 नेगेटिव चार्ज और 4H प्लस के पास हुआ 4 पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव। अब इसी चीज को अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास है Cu2 प्लस जिन पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारे चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 प्लस CO इज इक्वल टू Fe प्लस CO। सबसे पहले हम लिखेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में साथ ही साथ हम हर एक एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं। तो Fe2O3 प्लस C इज इक्वल टू Fe प्लस CO। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 है, +3 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0 ही होता है। अब इसके बाद है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CO में +2, ऑक्सीजन का -2। सो अगर हम इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है। एक आयरन एटम के लिए डिक्रीज हो रही है 3, तो 2 आयरन एटम्स के लिए डिक्रीज हो जाएगी 6 की। तो इसका मतलब आयरन का रिडक्शन हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो रहा है 0 से +2, सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये काम कर रहा है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम्स, ऐसे ही आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम्स, लेकिन हमारे पास 2 आयरन एटम्स हैं तो टोटल डिक्रीज हो जाएगी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो डिक्रीज हो गई 6 पर 2 एटम्स। सो हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक तो है 2 और दूसरा है 6। इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 और 6 को सिंप्लीफाई करके हमें मिला 1 और 3। सो अब हम आगे के स्टेप में क्या करेंगे, हम कार्बन को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 3। वी विल मल्टीप्लाई दिस कार्बन बाय 3 एंड वी विल मल्टीप्लाई Fe2O3 बाय 1। सो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। Fe2O3 के 1 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई किया। हमारा अब नेक्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी एटम्स हैं सबको बैलेंस कर दें। हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास आयरन के 2 एटम्स हैं, तो हमें अगले स्टेप में हम आयरन के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन है हमारे पास 3 एटम्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम CO को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमने Fe2O3 प्लस 3C, यहाँ पर आयरन को 2 से मल्टीप्लाई किया और CO को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं, रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में हो रही है। सो हमारा चार्ज, नंबर ऑफ एटम्स, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस प्लस H प्लस। हमें मिलता है Fe3 प्लस Cr3 प्लस H2O। सो इसके लिए अभी हम अपनी स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं और स्केलेटल इक्वेशन के ऊपर सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। तो Fe2 प्लस में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cr2O7 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन H प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1, फेरिक आयन में Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Cr3 प्लस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3, वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो अगर हम ध्यान से इस रिएक्शन को देखें तो हम देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, +2 से +3 हो गया। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन खुद जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब हम क्रोमियम को अगर देखते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो गया। इसका मतलब
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम, बट हमारे पास 2 क्रोमियम एटम है तो 2 क्रोमियम एटम के लिए डिक्रीज हो जाएगी 6 पर 2 क्रोमियम एटम्स। इसका मतलब क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है और क्रोमियम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज जो हो रही है पर एटम कितनी है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 पर एटम, +2 से +3 हो गया। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +6 से +3 में। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम। चूंकि 2 क्रोमियम एटम है तो 2 के लिए डिक्रीज हो जाएगी हमारी 6। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमने देखा आयरन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 से इंक्रीज हो गया और क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 6 से डिक्रीज हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इक्वेट करने के लिए हम आयरन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और क्रोमियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। सो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, आयरन को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, क्रोमियम को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब इसके बाद हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन सभी को बैलेंस करना है। तो उन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा आयरन 6 है, फेरस आयन 6 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम फेरिक आयन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम एटम्स 2 है तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट्स में Cr3+ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6Fe2+ प्लस Cr2SO2- प्लस H+, Fe3+ को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्रोमियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। अब चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वो साइड जहां पर ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमें रिएक्टेंट साइड में हमें मिल रहे हैं 7 ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट साइड में हमारे पास है केवल 1 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में हम H2O को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देख रहे हैं कैसे करेंगे। सो यहाँ हो गया हमारा 6Fe2+ प्लस Cr2SO2- प्लस H+, हमें मिला 6Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वो साइड जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर हम H+ जोड़ देंगे। तो अगर हम देखें हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हमको दिख रहा है वी हैव 14 हाइड्रोजन। सो रिएक्टेंट साइड में जो हमारे पास H+ है यहाँ पर हम 14 ऐड कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा हो गया यहाँ 14 H+ ऐड कर दिए तो हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है 6Fe2+ प्लस Cr2SO2- प्लस 14H+, हमें मिलता है 6Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। स्टूडेंट साथ ही साथ हम यहाँ पर चार्ज भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चार्ज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास है 6Fe2+, जिन पे चार्ज हो गया 12 पॉजिटिव। अब Cr2O7 पे है 2 नेगेटिव चार्जेस, तो 12 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो गया 10 पॉजिटिव प्लस 14H+ मीन्स 10 प्लस 14 24 पॉजिटिव चार्ज है रिएक्टेंट साइड में। अब हम काउंट कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हो गया हमारा 6Fe3+ पे चार्ज हो गया 18 पॉजिटिव एंड 2Cr3+ पे हुआ 6 पॉजिटिव। सो प्रोडक्ट साइड में भी हमारा चार्ज है 24 पॉजिटिव। सो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में चार्ज भी इक्वल प्रेजेंट है, चार्ज भी बैलेंस हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। परमैंगनेट आयंस react with bromide ions in basic medium to give manganese dioxide and bromate ions. Write the balanced chemical equation for the reaction. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है, करने के बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और ब्रोमेट आयंस बनता है।
और ये रिएक्शन जो कि बेसिक मीडियम में हो रही है, आपको इसको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर भी हम वही स्टेप्स लिखेंगे, बस एक डिफरेंस यहाँ पर है कि हमको स्केलेटल इक्वेशन नहीं दी हुई थी, तो वो स्केलेटल इक्वेशन हमें खुद लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास पर मैग्नेट आयन था, उसका फॉर्मूला होता है MnO4- प्लस ब्रोमाइड आयन इज Br-, मिल के बनाते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है MnO2 और साथ में ब्रोमेट आयन बनता है जो होता है BrO3-। नेक्स्ट स्टेप में हम सारे एटम्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, Br-1 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, BrO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। सो अब सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +7 से +4 हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीज अंडरगोस रिडक्शन। मैग्नीज का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसी तरह से हम ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर Br- में -1 था जो कि BrO3 में हो गया +5। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 6 से बढ़ रहा है। पर एटम हर एक ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से बढ़ रहा है, तो ब्रोमीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब इसी कैलकुलेशन को जो हमने अभी अभी डिस्कस किया हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा MnO4- जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो गई 3 पर एटम। तो 3 यहाँ पर मैं साइड में लिख लेती हूँ। और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमाइड आयन में -1 से हो गया +5, सो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुई 6 पर एटम। सो 6 भी मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो उसको इक्वेट करने के लिए हमें एक सुटेबल नंबर चाहिए। सुटेबल नंबर के लिए जो अभी यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हमने कैलकुलेट की थी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 6 को हम लिख सकते हैं 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, MnO4- को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और Br- को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से into 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि मैंने कहा था MnO4- को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, Br- को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वहां पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उन सभी को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मैग्नीज है 2 और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीज है 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसी तरह रिएक्टेंट साइड में ब्रोमीन 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी ब्रोमीन 1 है, तो ये यहाँ पर दोनों साइड में ऑलरेडी बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। हमने लिखा 2MnO4- प्लस Br- और MnO2 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 से प्लस BrO3-। अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें मीडियम के लिए बहुत अधिक केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर चूंकि मीडियम बेसिक है, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर हमारा बेसिक मीडियम है तो वो साइड जहाँ पर ऑक्सीजन कम है आपको OH- ऐड करना होगा। अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में हमारे पास इस इक्वेशन में है 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड प्रोडक्ट साइड में है हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स। से बहुत सिंपल है, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, प्रोडक्ट साइड में जिस साइड में भी ऑक्सीजन कम है आप उतने OH- ऐड कर दीजिए। सो चूंकि प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है तो हम प्रोडक्ट साइड में 1 OH- ऐड कर देंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमने 1 OH- ऐड कर दिया, हो गए हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें जितने भी हाइड्रोजन एटम कम हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे।
ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें वो साइड जहां पर हाइड्रोजन एटम्स कम हैं, जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उतने हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना होगा और साथ ही साथ अपोजिट साइड में उतने ही OH माइनस ऐड कर देंगे। बस ये अगर आपको ट्रिक ध्यान रहेगी तो आप कोई भी रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, हमें दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक H है, बट रिएक्टेंट साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम रिएक्टेंट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। चूंकि एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कीजिए और इमीडिएटली अपोजिट साइड में उतना ही OH माइनस ऐड कर दीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम था, तो हमने रिएक्टेंट साइड में एक वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करते ही साथ प्रोडक्ट साइड में एक OH माइनस भी ऐड कर दिया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O gives us 2MnO2 plus BrO3 minus plus 2OH minus. So students, I hope it is very clear to you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to like and share this video with your friends. And thank you so much. Have a nice day.